इसलिए मैं बोलता हूँ ऐ मौजे हवादिस इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं। एक तो ये सूफी नाम सज्जादा नशीन के नाम पे जो तंजीम है, इस तंजीम को कौन जानता है और कौन उसके साथ में है, ये हम लोगों को देखना चाहिए। ये ना बरेलवियों की तंजीम है, ना शियों की तंजीम है, ना सुन्नियों की तंजीम है, ना देवबंदियों की तंजीम है, किसी की तंजीम नहीं है। ये चंद आरएसएस के जरखरीद लोग हैं जिनको खरीद करके उन्होंने एक नाम दिया है, ये तंजीम नहीं है। और तंजीम का मतलब ये नहीं होता कि चार आदमी मिल करके एक ऐलान कर दे और तंजीम बन जाए, बल्कि उनके पास कम्युनिटी होना चाहिए, कम्युनिटी की राय होनी चाहिए, कम्युनिटी की तरफ से इन्फ्लुएंस होना चाहिए। कोई आदमी नहीं है उनके साथ में। जो सुन्नी सज्जादा नशीन की तरफ सरवर चिश्ती साहब हैं, वो पॉपुलर फ्रंट के साथ में हैं, और मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी बरेलवी मकतबे फ़िक्र से हैं, वो मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ में हैं। दूसरे बहुत सारे बड़ी बड़ी जो शख्सियतें हैं जो बरेलवी मकतबे फ़िक्र और सज्जादा नशीन क्या है सिलसिला से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब पॉपुलर फ्रंट की हिमायत करते हैं। तो ये जो सुन्नी सज्जादा नशीन है, इसको कोई जानता नहीं, ये आरएसएस के बनाई हुई है। और वो जो आप बताए पिछड़े तबका के इस तरफ से उन्होंने भी एक लेटर लिख करके दिया है, वो भी कोई जानता नहीं है। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, वो भी गोदी मीडिया के जरिए, जो कि ये बताने की कोशिश कर रही है कि देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई संगठन है तो वो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जहां आतंकी कनेक्शन तक जोड़ करके गोदी मीडिया ले आई है। एनआईए ने अभी सिर्फ टेरर फंडिंग को लेकर के बात कही है, सबूत अभी सामने आए नहीं है, कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है तमाम अपडेट सामने नहीं है, पर गोदी मीडिया ये बता रहा है कि आतंकियों से कनेक्शन था और आतंकियों से कनेक्शन के चलते 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 93 ठिकानों पर छापेमारी हुई है और इसी कड़ी में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल से जुड़े मौलाना अहमद बेग साहब की भी गिरफ्तारी हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम काउंसिल से मुफ्ती एरार कासमी साहब मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं मुफ्ती साहब, जो ये लगातार गिरफ्तारी हुई है, पहले 106 लोगों की गिरफ्तारी और अब ऑल इंडिया इमाम काउंसिल से जुड़े मौलाना की भी गिरफ्तारी हो गई है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं नदीम भाई, और उसके बाद जो आपने इशू उठाया है वो बहुत इस वक्त का गर्म इशू है। और जहां तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को निशाना बनाने की बात है, ये शुरू से ही बीजेपी गवर्नमेंट जो आरएसएस के इशारे पे चलती है और आरएसएस के ही लोग इसको चला रहे हैं, तो वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आरएसएस के खिलाफ कोई भी तंजीम, कोई भी जमात बात करे। इसीलिए बड़ी बड़ी जमात के बड़े बड़े जो गुरु गंडाल लोग हैं और जिन लोगों ने अपनी ज़ाती मफाद की वजह से कौम और मिल्लत को डूबते हुए और क्या है मझधार के अंदर छोड़ दिया है, वो उन लोगों से मिल मिल करके पहले उन लोगों को डरा धमका कर खामोश कर दिया गया है। लेकिन एक ही तंजीम इस मुल्क के अंदर ऐसी है जो आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल संघ परिवार के पूरे जितने भी उनके साथ मिलकर काम करने वाले, उनके साथ कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो हक परस्त जमात है। उसी का नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक तंजीम नहीं है, बल्कि मुल्क को बचाने के लिए, दस्तूर को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ी तहरीक है जो पूरे मुल्क के अंदर चल रही है। और ये ऐसी तहरीक है जिस तरीके से जंग आज़ादी के वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ सब लोगों ने मिलकर चलाई थी, वैसी एक तहरीक है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि इस वक्त ये तहरीक सिर्फ मुसलमान चला रहे हैं, उस वक्त सब लोग शामिल थे। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इसके साथ सारे मुल्क के देशवासी शामिल हो जाएंगे। असल जो पॉपुलर फ्रंट को टारगेट किया जा रहा है वो इसलिए कि अभी जो केरला के अंदर एक प्रोग्राम 17 अक्टूबर को हुआ है, उसमें पॉपुलर फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी ने बहुत खुल करके आरएसएस की जो साजिशें हैं और आज़ादी के महोत्सव जो मना रहा है उसके पीछे जो खुफिया साजिशें थी, वो सारी साजिशों को उन्होंने उजागर कर दिया है। और देश के खिलाफ और संविधान के खिलाफ जो उनके सारी सरगर्मियां चल रही है, चूंकि वो
लोगों के सामने पेश कर देते हैं, इसलिए वो बुखला गई है। तो आरएसएस के बुखलाने की वजह से बीजेपी पूरे बुखलाहट में है और एकदम से उन्होंने जो है मुल्क के खुफिया एजेंसीज और जितने भी सरकारी एजेंसीज है सबको पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ लगा दिया है। लेकिन पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उस पे मुझे इतना अफसोस नहीं हो रहा है जितना अफसोस मुझे इस मुल्क के जो समाजी कारकुनान जो अपने आप को मुनसिफ मिजाज और बहुत ज्यादा अहले इल्म और इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, दिशूर और कायद कहलाते हैं, इन लोगों के ऊपर मुझे अफसोस हो रहा है कि आखिर इन लोगों को किस सांप ने सूंघा है कि इनके कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती है। ये लोग क्या सोच करके कौम और मिल्लत का सौदा कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया कौम का लेते हैं और लेकर के चंद काम करके दिखा देते हैं, लेकिन जब उन्हीं लोगों को मारा जाता है, आग लगाई जाती है, जलाया जाता है, फसाद किए जाते हैं, तो ये लोग कहीं नजर नहीं आते हैं। लेकिन जब फसाद खत्म हो जाता है तो फिर उनकी लाशों के ऊपर आकर जश्न मनाने में वो लोग नजर आते हैं। तो आज उन लोगों को मैदान में आकर के बात करनी चाहिए। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने यहूदी और ईसाइयों के किस्सेसीन, रोहबान और पुरोहित लोगों का वाकया बयान किया है। मैं जब आज देख रहा हूँ खामोशियां हर तरफ, तो मुझे वही वाकयात याद आते हैं कि आखिर इन लोगों को कौन सा रसगुल्ला और कौन सी मिठाई डाल दिया गया है जिसकी वजह से इनको आज कौम और मिल और मुस्लिम फर्द के ऊपर जुल्म कुछ नजर नहीं आता है। एक वक्त था जब एक आदमी के ऊपर जुल्म होता था तो पूरी खिलाफत लरज जाती थी। आज उम्मत के हमदर्द लोग, आज उम्मत के हमदर्द और गम में पिघलने वाले लोगों के मुंह पे एक लफ्ज बोलने के लिए नहीं है। दूसरी बात जो आपने सदर, हमारे ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के सदर मौलाना अहमद बेग नदवी दामत बरकातुहुम के बारे में बात की है, वो सही है, उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके गिरफ्तारी सरासर गलत है। उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि पॉपुलर फ्रंट के साथ उनका लिंक था और इल्जाम लगाया गया है कि उनका जो है टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट था। जाहिर सी बात है, मौलाना अहमद बेग नदवी साहब काफी दिनों तक दारुल नदवतुल उलमा के उस्ताद और टीचर रहे हैं, वो अरबी के उस्ताद थे और अभी भी उनका काम वही है, पढ़ना लिखना ही काम है, वो पढ़ने लिखने वाला आदमी है और हमारे साथ आज से नहीं 2009 से काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक हमको तो नजर नहीं आया कि कहीं टेरर काम में वो इन्वॉल्व हो या कोई भी गैर अखलाकी या गैर दस्तूरी कोई भी बात वो बोलते हों। वो तो बहुत तोल तोल के बात करने वाले, लिखने वाले हैं। उनको कैसे गिरफ्तार कर लिया है, हम लोग पूरा शॉक में हैं। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के जितने भी लोग हैं और उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो सब लोग शौक में है कि उनको कैसे गिरफ्तार किया गया है। देखिए, मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल एक अलग मुनफरिद मुस्तकिल रजिस्टर्ड तंजीम है, इसका सब कुछ अलग है, इसका किसी भी तंजीम के साथ कोई कनेक्टिंग नहीं है। लेकिन ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल इस मुल्क के अंदर दीनी तालीम, समाजी और माशी तौर पर बेदारी पैदा करने के लिए तमाम तंजीमों के साथ, जितने भी मुस्लिम उम्मत के फलाह बहबूद के लिए और इस मुल्क के दस्तूर के दायरे में रहकर काम करती है, सारी तंजीमों के साथ मिलजुल करके काम करती है। उसमें चाहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, जमीयत उलमा हिंद हो, पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मिल्ली काउंसिल हो, सबके साथ हम लोग मिल करके काम करते हैं। तो उनको सबसे पहले तो पॉपुलर फ्रंट को टेरर तंजीम कहना ये सरासर गलत है। फिर उनके साथ लिंक की वजह से मौलाना अहमद बेग साहब की गिरफ्तारी वो उससे भी जुल्म बालाए जुल्म है। तो इसको एक धांधली और गुंडागर्दी कह सकते हैं और कुछ भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि इसी के साथ साथ मुफ्ती साहब तो तस्वीरें सामने आई हैं जहां गोदी मीडिया जोर दे करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम तंजीम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, अभी तक मुस्लिम भी जो हैं वो इस तंजीम के साथ नहीं है, क्योंकि दो बयान ऐसे मीडिया में जोर दे करके दिखाने की कोशिश की गई जहां पर एक सूफी एसोसिएशन का बयान सामने कर दिया गया। उन्होंने ये अपील कर दी मोदी जी और शाह जी को चिट्ठी लिख करके कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर देना चाहिए। तो वहीं पसमानदा महाज ने भी चिट्ठी लिख करके मोदी जी से अपील कर दी कि इस तंजीम को बैन कर देना चाहिए, और फिर मीडिया उन लोगों के बयान को जोर देकर के दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आप किस तरीके से देख रहे हैं जो ये गोदी मीडिया पर खेल चल रहा है, जो तंजीमों का मुस्लिम बता करके ये बताया जा रहा है कि ये मुस्लिमों की सबसे बड़ी तंजीम है और यही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ नहीं खड़ी? सबसे पहले तो
मुझे इस बात पे हंसी आती है। एक तो ये सूफी नाम सज्जादा नशीन के नाम पे जो तंजीम है, इस तंजीम को कौन जानता है और कौन उसके साथ में है, ये हम लोगों को देखना चाहिए। ये ना बरेलवियों की तंजीम है, ना शियों की तंजीम है, ना सुन्नियों की तंजीम है, ना देवबंदियों की तंजीम है, किसी की तंजीम नहीं है। ये चंद आरएसएस के जरखरीद लोग हैं, जिनको खरीद करके उन्होंने एक नाम दिया है। ये तंजीम नहीं है। और तंजीम का मतलब ये नहीं होता है कि 4 आदमी मिल करके एक ऐलान कर दे और तंजीम बन जाए, बल्कि उनके पास कम्युनिटी होना चाहिए, कम्युनिटी की राय होनी चाहिए, कम्युनिटी की तरफ से इन्फ्लुएंस होना चाहिए। कोई आदमी नहीं है उनके साथ में। जो सुन्नी सज्जादा नशीन की तरफ से सरवर चिश्ती साहब हैं, वो पॉपुलर फ्रंट के साथ में हैं। और मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी बरेलवी मकतबे फिक्र से हैं, वो मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ में हैं। दूसरे बहुत सारे बड़ी बड़ी जो शख्सियतें हैं, जो बरेलवी मकतबे फिक्र और सज्जादा नशीन क्या है सिलसिला से अपना ताल्लुक रखते हैं, वो सब पॉपुलर। चूंकि आरएसएस को एक लेटर चाहिए, बीजेपी को चूंकि कहीं ना कहीं से कोई बहाना चाहिए। वो ऐसा ही है जैसे अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला हुआ, तो अफगानिस्तान वाले सबूत मांग रहे थे, तो वो सबूत दिखा रहे थे बरतानिया को। ऐसा ही हो रहा है। अभी पॉपुलर फ्रंट के ऊपर क्या जुल्म है, क्या जुर्म है, उनकी क्या गलती है, वो दिखाने के बजाय ये बोल रहा है बैन करने के लिए, वो बोल रहा है भाई इस मुल्क के अंदर 3 बार आरएसएस को बैन हो गया है। बैन किया हुआ तंजीम, उसके इशारे पर तुम काम कर रहे हो दस्तूर के खिलाफ। दस्तूर के खिलाफ दूसरा दस्तूर बनाया जा रहा है, मुल्क के खिलाफ दूसरा मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इसको टेररिस्ट नहीं दिख रहा है, गद्दारी नहीं दिख रही है। और जो तंजीम सेव द रिपब्लिक जमहूरियत को बचाने के लिए, अवामी इक़्तिदार और हुकूमत को बचाने के लिए काम कर रही है, वो उनको टेररिस्ट दिख रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो लोग हैं, ये इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। और ये बीजेपी चूंकि एक हरदरम पार्टी है और आरएसएस की गुलाम पार्टी है, इसलिए उनको जो इशारा मिलेगा वो वैसा ही करेंगे। इसलिए हमको इन लोगों के क्या कहते हैं, वो कौवा के बोलने से कहते हैं ना, मेंढक मरता नहीं है। तो कौवा चिल्लाता ही रहता है, लेकिन मेंढक अपना काम करेगा, उससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। मुफ्ती साहब, इसी के साथ साथ मीडिया में भी एक खेल चल रहा है जो कि डिबेट के नाम पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के की जा रही है। कुछ मौलानाओं को बैठा दिया जाता है जो तंजीम को लेकर के खुली मुखालफत करते हैं आप लोगों के खिलाफ में, और ये बताते हैं कि साहब ये तो मुस्लिम नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे थे, उन्हें भड़काने का काम कर रहे थे। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो डिबेट में जाकर के जहर उगलने का काम कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ? देखिए, डिबेट में जो डिबेट वाले हैं, चैनल वाले हैं, ये लोग ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं जिनको इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में और तंजीमों के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। उनको सिर्फ हिंट दिया जाता है तुमको ये बोलना है, वो बोलते हैं। उनको चूंकि पैसा मिलता है इसलिए वो वहां जाते हैं। अगर उनको डिबेट करना है तो पॉपुलर फ्रंट के एक आदमी को बुलाना चाहिए, उसके सदर को, जनरल सेक्रेटरी को, तब न डिबेट होगा। भाई हमसे आपकी डिबेट है तो हमको बुलाने के बजाय एक चौथे आदमी से, तीसरे आदमी से पूछ रहे हैं हमारे बारे में, उनको क्या मालूम है। तो पॉपुलर फ्रंट के बारे में पॉपुलर फ्रंट के एक जिम्मेदार को बुलाकर डिबेट करेगा तो उसको डिबेट हम कहेंगे। ये तो इल्जाम तराशी है। तो एक इल्जाम तराशी चल रही है, ये डिबेट नहीं है। और दूसरी बात, ये जो डिबेट में आज डिबेट चल रहा है, इस डिबेट का कोई उन्वान नहीं है। हो हंगामा, नारा और शोर शगाबा, इसका नाम डिबेट रख दिया गया है। इसका कोई सर और पैर नहीं होता है। अगर डिबेट करना है तो डिबेट इस पर होना चाहिए कि मुल्क के साथ गद्दारी कहते किसको हैं, जो दस्तूर को तोड़े, दस्तूर के खिलाफ मुल्क को बनाने की कोशिश करे, जो फौज की ताकत को अपने कंट्रोल में करे, मुल्क के सरमाया को अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल करे और अपने अलावा सबको गद्दार और सबको सेकंड सिटीजन बनाने की कोशिश करे, ये गद्दारी है। या फिर जो दस्तूर के हिसाब से इनकम टैक्स अदा करके दस्तूर के मुताबिक काम करे और मुल्क के अंदर डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए एक कम्युनिटी को, जो सबसे पिछड़ी कम्युनिटी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, ये है असल क्या है, गद्दारी है। तो क्या असल गद्दारी है, वो असल समझने की जरूरत है। तो इस इल्जाम तराशी आज जो डिबेट में हो रहा है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। और इन लोगों से मैं कहता हूं कि आप लोग अपना उन्वान चेंज करें और थोड़ा होश के नाखून लें, वरना तो ये डिबेट करना भी इनका बंद हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा। और आवाम से मैं कहता हूं कि ये जो इन लोगों के क्या बोलते हैं उसको, टीआरपी, ये जो टीआरपी बढ़ रहा है, ये देखने की वजह से, अगर आवाम ने इनका बायकॉट कर दिया
और ये जो संगीत साजिश है इसको खत्म कर दिया, तो फिर ये लोग खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि मीडिया में जो सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो कल केरल बंद को लेकर के दिया जा रहा है, और दूसरा जो जिक्र चल रहा है कि 2047 तक जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस्लामीकरण देश का करना चाहती थी। और दूसरी जो तस्वीर निकल करके सामने आई कि भारत जोड़ो यात्रा साउथ साइड में निकल रही है। कल केरल बंद के चलते राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को रोक दिया, तो ये पूरा समर्थन दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं समर्थन दे दिया। क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उसी खलबली का नतीजा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट किया गया है? देखिए, राहुल गांधी का यात्रा एक अलग इश्यू है, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को नुकसान है, इसलिए उसको कहीं न कहीं लिंक करना ज़रूरी है ताकि उसको मुद्दा बनाया जाए। इसलिए यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी का इश्यू ही नहीं है, और उन्होंने जो यात्रा रोका है वो इसलिए नहीं रोका है कि भारत बंद या केरला बंद करने का ऐलान किया गया है, बल्कि ऐलान किया गया है तो वो गवर्नमेंट का असल मसला है, उसका मसला और गवर्नमेंट का मसला अलग है। लेकिन ये जो भारत बंद, ये केरला बंद करने का जो ऐलान किया गया था पॉपुलर फ्रंट की तरफ से, और उसमें फिर बोल रहा है कि दंगा किया है और तोड़फोड़ किया है, ये कुछ भी पॉपुलर फ्रंट के लोगों ने नहीं किया है, ये आरएसएस के लोग ही थे जो लोग, जिन लोगों ने आकर के तोड़फोड़ किया है। पॉपुलर फ्रंट का एक भी आदमी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक भी आदमी रोड पर पड़ा हुआ किसी भी सामान को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो वो कैसे किसी बस को, सरकारी बस के ऊपर हमला करेगा? ये काम उनके बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग करते हैं, जो उनके गुंडे लोग हैं। तो हमने देखा है, अभी दिल्ली के अंदर उन लोगों ने किया है और बिहार के अंदर उन लोगों ने किया है, कई जगह वो लोग ऐसा जला रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं। तो असल में जो काम नहीं किया है पॉपुलर फ्रंट ने, उसका इल्ज़ाम इनके ऊपर डाला जा रहा है। और जहाँ तक 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो बहसें हो रही है, बातें हो रही है, ये सिर्फ़ बातें हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला है। शुरू से केरला से जब पॉपुलर फ्रंट निकला है, तब से लेकर आज तक जितने इल्जामात लगाए गए हैं, वो सारे इल्जामात कोर्ट में फाइनल हो चुके हैं। कोर्ट में सब फाइनल हो चुके हैं और पॉपुलर फ्रंट सब में बरी है। उसमें कहीं पर पॉपुलर फ्रंट के ऊपर इल्जाम, उसी इल्जाम को फिर से घुमा-घुमा के लाया जा रहा है। अरे भाई, आपके पास अगर इतने ही शौक है पुरानी चीज़ों को लाने के लिए, तो आप कोर्ट में जाके साबित करो। कोर्ट में जाकर सबूत पेश करना चाहिए, दलाइल देना चाहिए, फिर उनको जुर्म साबित करना चाहिए। तो बजाय इसके कि कोर्ट ने जिसको फाइनल कर दिया है उसको क्या है, जुर्म नहीं है, फैसला दे दिया है, फिर भी उसको रिपीट किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। वैसा ही एक इल्ज़ाम ये 2047 वाला है। मुस्लिम राष्ट्र की बात पॉपुलर फ्रंट कभी नहीं करता है। मैं पॉपुलर फ्रंट के को करीब से जानता हूँ। पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्रामों में मैं शरीक होता हूँ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे स्पीकर से मेरा पर्सनल राब्ता है और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। पॉपुलर फ्रंट वाले कभी इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं करते। पॉपुलर फ्रंट वाले जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बाकी रखने की बात करते हैं, आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। और चूँकि यही काम आरएसएस कर रहा है, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, वो धर्म के नाम पर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। हिंदुत्व और मनुवादी नज़रिया, जिसके अंदर ब्राह्मण के अलावा सारे लोगों को गुलाम, नौकर, चाकर बनाने का नज़रिया है, उसकी बात कर रहा है। तो चूँकि वो एक इश्यू ना बन जाए, वो सामने ना आ जाए, इसलिए पॉपुलर फ्रंट के ताल्लुक से इस तरह मुस्लिम राष्ट्र की बात की जा रही है। तो पॉपुलर फ्रंट का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, और पॉपुलर फ्रंट कभी इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं किया है और न करता है। अगर कर रहा है तो आरएसएस कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, संविधान को बदलने की बात कर रहा है, इस मुल्क के अंदर वोटिंग राइट्स, अकलियतों के वोटिंग राइट्स छीनने की बात कर रहा है। इसको इश्यू बना करके आज काम करने की ज़रूरत है। और आखिर में मैं एक बात हमारे सदर साहब के ताल्लुक से कहना चाहता हूँ। मौलाना मोहम्मद अहमद बेग नदवी दामत बरकातहुम, आज तक उन्होंने कोई भी हेट स्पीच भी नहीं दिया है। मतलब मुल्क के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, यहाँ के संविधान के खिलाफ एक बात भी उन्होंने नहीं की है।
ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना और गिरफ्तार करके फिर यूएपीए लगा देना एक बहुत ही शॉकिंग गिरफ्तारी है। हम हुकूमत से और अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर मौलाना अहमद बेग नदवी को और उनके साथ जितने भी बेकसूर लोग हैं उन सारे लोगों को रिहा करें। अगर उनको लैपटॉप मिला है बोलते हैं और बहुत सारा सामान मिला है, लैपटॉप में जैसे वो पढ़ते लिखते हैं, लाइब्रेरी में किताबें मिली है, वैसे लैपटॉप में भी किताबें ही हैं, उसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। तो लैपटॉप में या उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है और भी सामान मिला है, कोई भी सामान नहीं मिला है। ये गलत और बेबुनियाद इल्जाम लगा करके फंसाने और लोगों की जहनियत को खत्म करने की कोशिश, खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल को भी बदनाम करने की कोशिश है। तो ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से मैं पूरे मीडिया वालों से और आपके थ्रू उस मुल्क के पूरे आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त में जब मुस्लिम कम्युनिटी को और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम करने वाले लोगों को आपकी जरूरत है, तो आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इस जुल्म तशद्दुद के खिलाफ। और खास तौर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो लॉकडाउन के अंदर, बीमारियों के अंदर, सैलाबों के अंदर, परेशान हाल लोगों, मजलूमों के अंदर हमेशा हर वक्त तैयार रहते हैं, काम करते हैं, उन लोगों को आज आपकी जरूरत है। मैं सियासी लीडरान से भी, मजहबी कायदीन से भी और समाजी कारकुनान से भी और सेकुलर मिजाज अवाम से भी गुजारिश करता हूं कि आप उनके लिए जुमहूरी तरीके से आवाज उठाइए, कानून को हाथ में लिए बगैर आप लीगली तौर पर उनके लिए आवाज उठाइए। ये आवाज आपके आने वाले मुल्क के मुस्तकबल के लिए मुआविन साबित होगा। और अगर आज आवाज नहीं उठाई गई तो आज मौलाना अहमद बेग नदवी की बारी आई है, पॉपुलर फ्रंट के जिम्मेदारों की बारी आई है, कल सब लोगों की बारी आएगी, यके बाद देख रहे। और आपको मालूम होगा हिटलर ने जब कत्ल किया था तो एक कम्युनिटी को अलग अलग कत्ल किया, दूसरे कम्युनिटी खड़ा होकर के देख करके तमाशा देखते थे। इसलिए मैं बोलता हूं, ऐ मौजे हवादिस इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं।